मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो शायद नॉन मार्वल फैंस को बुरी लग सकती है, पर सच कड़वा ही होता है। मार्वल के सामने कोई भी स्टूडियो सुपर हीरो जॉनरा में हमेशा सेकंड पोजीशन पर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑडियंस के पास इतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि वो हर एक सुपर हीरो मूवी देख सके। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, MPAA के हिसाब से एक एवरेज बंदा साल में बस 4 मूवीज थिएटर में देखता है, अनलेस एंड अनटिल वो यूट्यूब पर मूवी रिव्यूज नहीं डालता है। तब ये आंकड़ा महीने में 4 फिल्म्स हो जाता है। और जब इतनी सारी कॉमिक बुक फिल्म्स रिलीज हो रही हैं तो ऑब्वियसली लोग एक ही फ्रेंचाइज को तो चूज करेंगे, बाकियों को वो घर पे देख लेंगे या इग्नोर कर देंगे। और यही चलता आ रहा है जब से मार्वल ने मूवीज बनाना शुरू करा है और बाकी स्टूडियोज ने उसे कॉपी करके मूवीज बनाना शुरू करा है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि लोगों ने मार्वल फिल्म्स को चूज किया और बाकियों को? तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे मार्वल ने स्ट्रेटजी वाइज सुपर हीरो जॉनरा को 15 साल से भी ज्यादा डोमिनेट करा है और आगे भी करता रहेगा। तो शुरू किया जाए। देखो, आयरन मैन से पहले भी सुपर हीरो मूवीज ने ऑडियंस के दिल में जगह बना ली थी, जैसे कि स्पाइडरमैन, एक्समैन और वो अजीब सी बेन एफ्लेक वाली डेयरडेविल, जिसमें कि प्लेग्राउंड में ही लड़ाई के साथ थोड़ा सा रोमांस भी था। बट जिस वक्त तक मार्वल ने टोनी स्टार्क को इंट्रोड्यूस करा तब तक के पूरी ऑडियंस सुपर हीरो कंटेंट के लिए तैयार बैठी। लेकिन मार्वल मूवीज की सक्सेस इस वजह से नहीं है कि उन्होंने एक एक्सपैंडेड यूनिवर्स बनाया, बल्कि इस वजह से है क्योंकि उनकी मूवीज अच्छी थी और लोगों को सुपर हीरो फिल्म्स देखने का मन था उस टाइम पे। देखो, सिनेमैटिक यूनिवर्स जो होते हैं ना, वो एक पजल की तरह होते हैं। हर एक पीस को दूसरे के साथ परफेक्टली कनेक्ट करना होता है और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है सब कुछ फिट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तब तक जब तक कि तुम लूडो नहीं खेलने लगते। जॉश व्हेडन ने दी एवेंजर्स को बनाते वक्त ब्रूटल बोला था क्योंकि उन्हें इतने सारे कैरेक्टर्स को एक ही मूवी में घुसाना पड़ा था। और एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पर ये सिचुएशन और भी ज्यादा क्रेजी हो गई थी। ओरिजिनली 7 सुपर हीरोज के साथ शुरू करा गया था और अब 12 हो गए थे। एज ऑफ अल्ट्रॉन का फिल्म सेट सुपर हीरोज का धर्मशाला लगता था। वेडन ने कहा था कि ये उनके करियर का सबसे मुश्किल काम है और मुश्किलों का सामना वो डट के करते हैं। लेकिन पता नहीं कि उसके बाद से उन्होंने कोई मार्वल मूवी डायरेक्ट ही नहीं करी। अब ये सब सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि फिल्म मेकिंग एक मैथ्स के एग्जाम जैसा है, जहां पेपर देखते ही लोगों की गणित फट जाती है। लेकिन सच कहें तो ज्यादातर मूवीज एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं ताकि ऑडियंस को इजीली समझ में आ सके। यूजुअली हर एक मूवी 3 एक्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसके अंदर 8 मेजर प्लॉट पॉइंट्स होते हैं। एक्ट 1 जहां स्टोरी शुरू होती है, जैसे कि लोकी का आना या थैनोस का आना। एक्ट 2 ये सबसे लंबा पार्ट होता है, जहां कैरेक्टर की स्ट्रगल दिखाई जाती है, बीच में कोई इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट्स होते हैं और कोई इमोशनल एंगल, सब इसी में दिखाया जाता है। और एक्ट 3 ये होता है फाइनल पुश, जहां पे स्टेक सबसे हाई होते हैं और हीरोज अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। किसी भी मूवी को उठा लो, तुम्हें यही 3 एक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो मैंने बात बताई है ये कोई बहुत ही नया बात नहीं है, ये सब जानते हैं, पर इस बात को एक्शन में लाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। और यहीं आते हैं मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फेगी और उनके मैनेजमेंट स्किल्स। रेयांश कॉलेज से मैनेजमेंट करा है इन्होंने। केविन के कंट्रोल की वजह से ही मार्वल मूवीज का टोन हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। अब इस काम के लिए मैं उन्हें एक तोहफा देना जरूर चाहूंगा। ये लो, मेरी ओर से एक कंघी। नो वंडर मेरे इतने बाल क्यों गिर रहे हैं। सोचो, हर एक मार्वल मूवी में ऑडियंस को वही चीज मिलती है, गुदगुदी कर देने वाले जोक्स, ब्लड लेस एक्शन सीन जो कि तुम सब परिवार मिलकर देख सकते हो और एंटरटेनिंग भी होते हैं। अब यही चीज बाकी सारे स्टूडियो कॉपी करने में लग गए। सोनी, डीसी, फॉक्स सब ने MCU मूवीज की वो फनी टोन कॉपी करने की कोशिश करी, पर यही तो नहीं करना था। अगर मार्वल से खुद को तुम अलग दिखा सकते थे तो शायद यही एक वो चीज थी जो तुम ना करते तो बेहतर रहता, क्योंकि इस चीज के लिए तो मार्वल को भी क्रिटिसाइज करे जाने लगा था कुछ वक्त बाद। तो प्रॉब्लम तो ये थी ही नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि वहां कोई एक बंदा इंचार्ज नहीं था जिसके पास इतनी पावर हो कि वो मूवीज को कैंसिल कर सके या उन्हें रीशेड्यूल कर सके या उन्हें चेंज कर सके। अगर कोई स्टूडियो मार्वल की तरह अपना प्रोसेस एक फॉर्मूले की तरह नहीं अपनाता ना, तो उनके पास सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स बचती, या तो राइटर्स और डायरेक्टर्स को फुल फ्रीडम दे दो या तो उनको एक स्क्रिप्ट फॉलो करने पे मजबूर कर दो, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। एक ऐसा टाइम था जब मार्वल स्टूडियोज हॉलीवुड के इकोसिस्टम में बस एक चूहा था जिसे कोई कभी भी खा सकता था और कोई भी बड़ा स्टूडियो अपने पैसे कॉमिक बुक स्टोरीज पे नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि उस टाइम पर इसको जुआ बोला जाता था, खास करके तब जब वो मूवीज सुपरमैन और बैटमैन के ऊपर नहीं बन रही थी। लेकिन आज मार्वल स्टूडियोज ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई है, बल्कि एक ग्लोबल फिनोमेना बना दिया है जिसका अल्टीमेट आउटकम ये है। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि मार्वल ने ये अचीव कैसे किया। ये सिर्फ ब्लॉकबस्टर बनाने की जर्नी नहीं थी, ये सरवाइव करने की जर्नी थी, इनोवेशन करने की जर्नी थी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम कैसे धंधा कर सकते हो, ये उसकी जर्नी थी। और जब बात बिजनेस की हो ही रही है तो
इंडिया, जहां लोग ड्रामा, एक्शन और लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर देखना पसंद करते हैं, मार्वल ने यूएस के बाहर का एक सबसे बड़ा मार्केट ढूंढ लिया था, जो कि था इंडिया। एवेंजर्स एंड गेम ने इंडिया में 373 करोड़ कमाए थे, जो कि बहुत सारी बिग बजट बॉलीवुड फिल्म्स के बजट और उनके ओवरऑल कलेक्शन से भी बहुत ज्यादा है। और ये इस वजह से हुआ था कि पहले मार्वल ने ऑडियंस को समझा, रीजनल लैंग्वेजेस में डबिंग करवाई, तुहार दुखड़ा अभी बताई बा, या फिर पटना ले जाके तो के पीटे के पड़ी, इंडियन फेस्टिवल्स में मार्केट करवाया, आशीष चंचलानी को हायर करा, और तब जाकर आज इंडिया में मार्वल के कट्टर फैंस हैं। अब देखो, सब कुछ स्मूथली तो नहीं चल सकता, अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स की वजह से तो जिंदगी चलती है, और कुछ ऐसा ही डाउन एवेंजर्स एंड गेम के बाद फेज 4 के साथ स्टार्ट हुआ, जो कि अभी भी चल रहा है। डिज्नी, जिसने 2009 में मार्वल को 4 बिलियन में एक्वायर करा था, वो प्रेशर में आ गया कि अब वो करे क्या, इसीलिए उसने जल्दी से एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म निकाल दिया, डिज्नी प्लस। लेकिन मल्टीपल शोज और मूवीज की ओवरलैपिंग स्टोरी की वजह से वहां भी फैंस निराश हो गए, और यहीं पर मार्वल ने गलती कर दी थी। वो गलती ये थी कि मार्वल अब इसको एज अ फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक बिजनेस इंडस्ट्री की तरह देखने लगा था, कि जितना ज्यादा तुम प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा बेहतर है। स्क्रीन डोमिनेट करने के चक्कर में उन्होंने कंटेंट बढ़ा दिया, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, बस बढ़ा दिया, जिसमें हम ऑडियंस की भी गलती है। अगर यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे होते तो ये सब देखने को नहीं मिलता हम लोगों को। एक साल में ऑडियंस से मल्टीपल स्टोरी लाइन को समझने को कहा गया, 6 शोज, 3 मूवीज। अरे ऑडियंस अपनी 2 बीवी 1 बच्चे को समझेगा कि स्टोरी लाइन समझे? वो एक्साइटमेंट की जगह थकान ने ले ली। इतनी सारी वेब सीरीज, मूवीज को देख देख कर गुस्सा और आती थी, और हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि 2023 में मार्वल के CEO बॉब आइगर ने ओपनली अपनी गलतियों को एडमिट करा। उन्होंने कहा कि हाँ, क्वांटिटी पर फोकस करने के चक्कर में क्वालिटी गिर गई है, और जैसा कि हम जानते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो फैंस ने भी कहा कि चलो ठीक है, एक गलती तो माफ कर ही सकते हैं। और 2024 तक के मार्वल सबक सीख चुका था। मार्वल ने स्लो डाउन किया, शोज कट किए, और भी ज्यादा डीप इमोशनल ड्रिवन स्टोरीज पर फोकस करा, जिसका हमें सबसे पहला एग्जांपल देखने को मिलता है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3। उसके बाद डेडपूल, इवन थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक 4 भी काफी सही बनी थी। तो बेसिकली जो मार्वल का ओरिजिनल मैजिक था वो वापस आ गया था, जिसने ये भी प्रूव करा कि ऑडियंस अभी भी केयर करती है। अगर तुम उन्हें अच्छी स्टोरी दिखा रहे हो तो वो तुम्हें प्यार देंगी। ये पहले का गोबर है, इस पे फोकस मत करो। देखो, सच ये है कि मार्वल ने सिर्फ मूवीज नहीं बनाई हैं, उन्होंने एक बॉन्ड बनाया है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से भी ज्यादा मजबूत है अपने ऑडियंस के बीच में। इंटरकनेक्टेड स्टोरीज, पोस्ट क्रेडिट सीन्स और ये सिनेमैटिक प्लान, ये बहुत ही अमेजिंग है। मार्वल चाहे जितना भी नीचे क्यों ना गिर जाए, उसके पास हमेशा एक ट्रम्प कार्ड रहेगा, रीइन्वेंशन का। वो बार बार अपने आप को नए तरीके से संभाल ही लेगा। अब इस वक्त तक बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पक्का यकीन हो गया होगा कि मार्वल ने मुझे 3000 रुपए पेटीएम कर दिया होगा, तभी मैं ये सब बोल रहा हूँ। पर देखो, सच ये है कि 3000 रुपए बहुत कम है। देखो, ये तो सच है कि मार्वल के पास इस वक्त नंबर्स बहुत हैं, फिर चाहे वो बॉक्स ऑफिस नंबर्स हो या मूवीज का नंबर हो या स्कारलेट जॉनसन का। पर क्या नंबर्स मैटर भी करते हैं इस पॉइंट पे? अगर ऐसा है तो शायद तुम्हें मेरा चैनल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मेरे चैनल के नंबर्स बाकी सारे चैनल से कम हैं। अगर नंबर को प्रायोरिटी देनी है तो यही करना चाहिए। द पॉइंट इज कि जितने भी यूनिवर्सेस का डाउनफॉल हुआ है, उन सब ने मार्वल को पीछे करने में जोर लगा दिया, बजाय इसके कि वो खुद को बेहतर बना सकते थे। अब इसको तुम मोटिवेशन के घोड़े पे चढ़ के बोलो कि डर के नैया पार नहीं होती, और अरे जिसकी नैया पार हो गई है उसको तुम कैसे पीछे छोड़ सकते हो? मार्वल ऑलरेडी 10-15 साल आगे चल रहा है, उसे कोई स्टूडियो चाह कर भी ओवरटेक नहीं कर सकता। जिन्होंने करने की कोशिश करी है, आज वो बहुत बुरी हालत में है। अगर इस टाइम पर अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक स्टूडियो है जो मार्वल के सामने खड़ा हो रहा है, विच इज TCU। उसका भी अभी कुछ अता पता नहीं है, कोई भी उसे खरीद के ले जाएगा, उसके साथ क्या करेगा हम नहीं जानते। उन्हें बस एक चीज पर केटर करना चाहिए, एंड दैट इज ऑडियंस को कैसे खुश किया जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलो, अब मैं जा रहा हूँ इस साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी का टीजर देखने, विच इज एकाकी। लगता है इस साल वीडियो डाल ही देगा आशीष। अब अगर तुम ये जानना चाहते हो कि कैसे बेन एफ्लेक DCU के बैटमैन बन सकते हैं, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि WB को कौन खरीदने वाला है, तो राइट वाली वीडियो देखो। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।